नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। जब हम कानूनी नजरियों की बात करते हैं और खासकर संपत्ति से जुड़े हुए और वो दिल्ली की बात होती है, तो दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर जमीन और फ्लैट डीडीए अलॉट करती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति अलॉटमेंट के लिए जाता है, उसको पोजीशन, प्रॉपर्टी की पोजीशन मिलने के पहले वो प्रॉपर्टी को बेच देता है। और ऐसे सिनेरियो में जब वो प्रॉपर्टी अलॉट होती है, फिर उसका वो डिसऑनेस्ट हो जाता है। फिर वो बाद में अपने एग्रीमेंट टू सेल को, जिसमें वो एंटर करता है, उसको ऑनर नहीं करना चाहता है। तो क्या होता है ऐसे सिनेरियो में जब आपका सेलर अलॉटेड प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट हो जाए और अपने कमिटमेंट को जो एग्रीमेंट टू सेल में है वो फुलफिल नहीं करता है? क्या ऐसे केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा होता है उसको अलाउ करती है? हम सब जानते हैं कि ज्यादा कई लोग जो डीडीए में या जैसे एजेंसीज में अलॉटमेंट के लिए जाते हैं, वो उनका पर्पस होता है प्रीमियम लेकर बाहर आ जाना। उनका इंटेंशन नहीं होता उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना। इस पूरी बात को समझने के लिए हम आपको एक घटना बताते हैं कि भरतलाल मीना एक फ्लैट के लिए डीडीए में अर्जी देते हैं और उनको फ्लैट अलॉट हो जाता है। लेकिन जब वो अलॉट होता है तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि डीडीओ को पूरा पैसा देकर वो प्रॉपर्टी को ले सकें। तो वो एक एग्रीमेंट टू सेल में इंटर करते हैं नवीन गुप्ता के साथ। नवीन गुप्ता पहले तो उसके प्रीमियम, जो उनके अलॉटमेंट को लेकर 2 लाख रुपया देता है मीना को। फिर बाद में वो 31 साढ़े 31 लाख का जो डिमांड डीडीए का होता है वो भी जमा करता है। और वो जब भी जमा होता है तो जो अलॉटी होता है उसके नाम पे जमा होता है, तो यहाँ मीना के नाम पे अलॉट पैसा जमा हुआ। उसके बाद जब अलॉटमेंट लेटर आने के बाद जो पोजीशन मिल जाता है, तो वो 5 लाख रुपया और देता है मीना को। इस तरह से कुल मिला के 38 लाख रुपया वो देता है। लेकिन बाद में जब वो उसके पास जाके कहता है कि भाई मेरे फेवर में सेल डीड कर दो, अब तो पोजीशन ही मिल गया है तुम्हें, तो वो मना कर देता है। जबकि डीडीए ने कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट कर दिया था मीना के फेवर में। फिर वो नवीन गुप्ता फाइल करता है एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसमें वो पोजीशन की भी मांग करता है और परमानेंट इंजंक्शन की भी करता है कि वो कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट करे। ट्रायल कोर्ट कहती है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मना कर देती है, और वो ये कहती है कि चूंकि अलॉटमेंट के स्कीम में एक प्रोविजन था जिसके तहत वो मीना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता था, इसलिए वो इंटाइटल नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का नवीन गुप्ता। हाँ, डायरेक्ट ये करती है कि जो भी पैसा उसके उसने दिया है उसको 6% इंटरेस्ट से लौटा दिया जाए। बायर नवीन गुप्ता इस केस को चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और वहां इस केस का नाम है नवीन गुप्ता वर्सेस भरतलाल मीना। ये 2018 का जजमेंट है और जस्टिस प्रतिभा सिंह का लिखा हुआ जजमेंट है, और बहुत बढ़िया जजमेंट है। चूंकि जो यहाँ पे सेलर था वो हाईकोर्ट के सामने उसका ये आर्गुमेंट होता है कि अगर हम सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखें, तो चूंकि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है मीना और नवीन गुप्ता के बीच में, इसलिए ये सेल नहीं माना जाएगा और इसको सेल नहीं कह सकते। दूसरी बात जो उसका कहना ये था कि डीडीए की स्कीम में ही ये प्रोविजन है कि जो प्लॉट या जो फ्लैट अलॉट होगा उसमें वो बगैर डीडीए के परमिशन के थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, या ट्रांसफर नहीं कर सकता, या बेच नहीं सकता। तो ये चूंकि पब्लिक पॉलिसी है, तो जो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हिट होता है सेक्शन 23 और 27 से, और उसको वो इंटाइटल नहीं है बेनिफिट का जिसके लिए वो हाई कोर्ट अप्रोच कर रहा है। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा इसको पूरे केस को एग्जामिन किया, और जो इनजस्टिस को बैलेंस करने का बहुत बढ़िया प्रयास है ये। हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, डिमांड लेटर जो इश्यू हुआ उसमें एक ऑटोमेटिक कैंसिलेशन की बात थी कि एक नियत समय में पैसा नहीं जमा होगा तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और मीना के पास पैसा था नहीं, इसलिए वो जमा नहीं कर पा रहा था, तब उसने वो इंटर किया उस एग्रीमेंट में। और जब अपनी कैंसिलेशन से बचाने के लिए जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लीगल एस्पेक्ट हाई कोर्ट ने बोला, सबसे पहला तो बोला कि देखो, जिस समय ये एग्रीमेंट हुआ उस समय पोजीशन नहीं था उसके पास, तो ये कोई सेल नहीं है। ये सेल जो डॉक्यूमेंट है वो सेल नहीं है, केवल एक एग्रीमेंट टू सेल है। दूसरा उसने ये कहा कि क्लाउज 19 जो जिस ट्रांसफर की बात करता है,
जिस ट्रांजेक्शन की बात करता है वो अपने आप में सेल होने पे कम माना जाएगा। यहाँ चूंकि ये एग्रीमेंट टू सेल है, इसलिए वो क्लॉज 19 जिसका हवाला ट्रायल कोर्ट ने दिया था और कहा था कि भाई ये एग्रीमेंट वाइड है, तो उसको उसको हवाला देते हुए उसने ये कहा कि ये क्लॉज 19 जिस सेल को कंटेम्पलेट करता है वो यहाँ नहीं है, ये केवल एक एग्रीमेंट टू सेल है। तीसरी बात क्या है कि जब एग्रीमेंट टू सेल में हम इंटर जो दोनों पार्टीज इंटर कर रही थी, तो दोनों के अपने केवल अपने फ्यूचर्स के टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिसाइड किया था और उसको लिखा था उस एग्रीमेंट में। ये अपने ये सेल डॉक्यूमेंट नहीं है, और चूंकि ये एग्रीमेंट है और ये तो इसलिए दूसरी पार्टी को इंटाइटल है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए। इसको सेल इसलिए भी नहीं कह सकते कि ना तो पोजीशन मिला था, ना प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट हुआ, कोई डॉक्यूमेंट बना था डीडीए के द्वारा। तो जो सेक्शन 54 की रिक्वायरमेंट है उसमें हम इसको नहीं देखें, ये महज एक एग्रीमेंट टू सेल है। और इसके क्लॉज जो भी स्कीम का पता दोनों के नॉलेज में था, सेलर के नॉलेज में भी था, तो सेलर अब इसका एडवांटेज नहीं ले सकता कि भाई जो सेक्शन जो क्लॉजेज हैं डीडीए की स्कीम के वो सेक्शन 23 के तहत पॉलिसी के खिलाफ है और इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो बायर नवीन गुप्ता है वो इंटाइटल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, लेकिन इस केस में कोर्ट ने दूसरा तरीका ये निकाला, बोला कि 95% पेमेंट जा चुका है, तो इसलिए अगर हम कोर्ट ये कह भी देती है कि भाई इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो डीडीए के थ्रू होनी है और डीडी ट्रांसफर होने में, तो उसमें अड़चन आएगी। इसलिए बढ़िया यही है कि कोर्ट ने ये कहा कि 38 लाख दिया हुआ है उसने, इसका डबल अमाउंट उसको वो लौटाएगा सेलर, और साथ में 12% का इंटरेस्ट भी देगा उस पीरियड से जब से उसने पैसा दिया था। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि इस जजमेंट के जरिए कोर्ट ने बायर और सेलर के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये माना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंटाइटल्ड है, फिर भी उसको जो फॉर्मेलिटीज है और डिफिकल्टीज को बचाने के लिए उसने कोर्ट ने ये कहा कि वो 76 लाख रुपया लौटाएगा, जितना 38 का डबल प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें दो बातें तो बड़ी क्लियर हो गई कि पहला कि अगर इस तरह के एग्रीमेंट होते भी हैं जहां पे डीडीए की प्रॉपर्टी अलॉट होती है और अलॉटमेंट पोजीशन मिलने के पहले या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होने के पहले वो जो अलॉटी है या रजिस्ट्रेशन कराने वाला व्यक्ति है वो इंटर करता है, तो वो इंटर कर सकता है एग्रीमेंट में और वो स्पेसिफिक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इंटाइटल्ड है, इसके बावजूद कि जो प्रोविजंस हैं डीडीए की स्कीम में वो अलाउ नहीं करते उसका बेचना प्रॉपर्टीज का। ये बड़ा आम सवाल था जो मेरे कई लोगों ने पूछा, मैंने कई केसेस भी किए हुए हैं इस पे दिल्ली हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो मुझे लगा कि इस पर जो एक व्यू है और खासकर ये जजमेंट भी मुझे मिल गया जिसके जरिए मैं बेहतर तरीके से आपसे समझा सका, आपसे डिस्कस कर सका। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।